हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट के अंदर बेसिकली हमने बातें की थी यहाँ पर कि जो फॉर्मेट बनता कैसे है। तो एक बार इसको हल्का रिवाइज करते हैं फिर से फॉर्मेट को। सबसे पहले आप क्या लेते हैं यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस डिस्काउंट माइनस जीएसटी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखो इसमें से जो मेन फिगर्स वो चार हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम। जो बाकी वैल्यूज हैं वो तभी लोगे जब क्वेश्चन मार्क दी होंगी, अदरवाइज क्या कर दोगे, इग्नोर। समझे बात यहाँ पर। प्लस क्या करोगे, डायरेक्ट वेजेस प्लस क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। दिया हो तो ले लेना वरना उसको छोड़ देना। डन बच्चे। यहाँ पर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें क्या प्लस करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। या तो आपको बोल देगा इतने फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, या आपको आइटम बाय आइटम अमाउंट दे देगा और उसको प्लस करके आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, जीएफसी प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो आपके पास आ जाएगा एनएफसी प्लस 6 आइटम। पहली क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेट टू द प्रोडक्शन, चौथी प्राइमरी पैकिंग, पांचवी शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, छठी सेल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप। ये गिवन है तो उठा लेना वरना इसको इग्नोर यहाँ पर कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपके पास आ जाएगा सीओजीएस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, इसको आप कई बार क्या बोलते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्लस मार्केटिंग जिसको आप क्या बोलते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी, प्लस सेकेंडरी पैकिंग प्लस इंटरेस्ट एंड फाइनेंस। तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। डन बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन 2 या 3 प्रकार से आपके पास आएंगे। एक जहां पर आपको सारी वैल्यू गिवन होगी, प्लस करके आंसर निकालना होगा। सेकेंडली जहां पर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। थर्ड जहां पर वो आपको सिचुएशन बना देगा और सिचुएशन को आपको करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं और देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है 3 में। Messrs Areba Private Limited has a normal production capacity of 36,000 units of twice per annum। बड़े ध्यान से क्या बोल रहा है, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 36,000 यूनिट्स पर एनम। ये बच्चे टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार तो मैंने ही इस मॉड्यूल में कवर किया हुआ है, जबकि मैं ज़्यादा रिपीट कवर क्वेश्चन करता नहीं हूँ। जहाँ जहाँ रिपीटेशन होती है वो सारे क्वेश्चन वहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। पर एक काफ़ी बड़ा एग्जाम में आया हुआ है। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। मटेरियल का 40 रुपये पर यूनिट, लेबर का 30 रुपये पर यूनिट, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड पहले कौन से हैं, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिर क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5,18,400 पर एनम। सेलिंग ओवरहेड 8 रुपये पर यूनिट। ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप which is sold at the rate of ₹5 per unit. In the year 19, factory worked at 50% capacity for the first 3 months, but it was expected that it would work 80% capacity for the remaining 9 months. During the first 3 months, the selling price per unit was ₹145। ये बाकी बातें हैं। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, जो आपको कॉस्ट है बना के यहाँ पर चलनी है। आराम समझे, क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले वो आपको क्या बोल रहा है, कहता है हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 36,000 यूनिट्स हैं पर एनम।
पूरे साल में हम नॉर्मल, बच्चों नॉर्मल क्या होता है? आमतौर पर पूरे साल में कितना प्रोड्यूस करते हैं? 36,000। आमतौर पर पूरे साल में कितना प्रोड्यूस करते हैं? 36,000। नीचे आ जाइए। इन द ईयर 2019 में फैक्ट्री वर्क 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 months, बट इट वॉज एक्सपेक्ट इट वुड वर्क 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 months। इस लाइन ध्यान समझना। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूरे साल में कितनी कैपेसिटी है? पूरे साल में कितनी कैपेसिटी है? 36,000 यूनिट्स पर एनम। अगर पूरे साल में 36,000 है, मेरे पास 12 महीने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हर महीने कितनी कैपेसिटी होगी? 3,000। भाई पूरे साल की 36,000 है तो हर महीने कितनी होगी? 3,000। यानी पहले 3 महीने में कितनी कैपेसिटी होगी? 9,000। और बचे हुए 9 महीने में कितनी कैपेसिटी होगी? 27,000। डन बच्चे यहां पर। अब पढ़ो ध्यान से क्या बोल रहा है। फैक्ट्री वर्क एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 months। 3 महीने में कितनी कैपेसिटी है? 9,000। क्या पूरी कैपेसिटी में काम किया है? नहीं। कितना काम किया है? 50%। यानी पहले 3 महीने में हमने कितना प्रोडक्शन किया? 4500 यूनिट्स। डन बच्चे यहां पर। अगर हम पूरी कैपेसिटी पे काम करते तो पहले 3 महीने कितना प्रोडक्शन होता? 9,000 का। पर हमने कितना काम किया? यहां पर आधी कैपेसिटी पे काम किया, तो कितना प्रोडक्शन मेरे पास हुआ यहां पर? 4500 यूनिट्स। डन बच्चे यहां पर। इसके अलावा इट वॉज एक्सपेक्ट इट वुड वर्क 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 months। बचे 9 महीने हम कितनी कैपेसिटी पे काम करेंगे? 80%। कितना आपके पास आया? 21,600। डन बच्चे यहां पर। किसी बच्चे डाउट? यानी पहले 3 महीने कितना प्रोडक्शन होगा? 4500। अगले 9 महीने कितना प्रोडक्शन होगा आपके पास? 21,600। पूरे साल में कितना प्रोडक्शन आपके पास आ गया? 26,100। यहां तो कोई डाउट? अब सबसे पहले क्या बोल रहा है? मटेरियल कॉस्ट कितनी मेरे पास है? 40 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट का कितना खर्चा होगा? 40 रुपए। पहले 3 महीने हमने कितना बनाया? 4500 मल्टीप्लाई बाय 40। डन बच्चे यहां पर। अगले 9 महीने कितना बनाया? 21,600 मल्टीप्लाई बाय 40। वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोनों को प्लस करोगे तो पूरे साल की मटेरियल कॉस्ट आपके पास यहां पर बन जाएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? किसी बच्चे डाउट? अगला पॉइंट क्या बोलता है? लेबर 30 रुपए पर यूनिट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000। अब इसको 1 by 1 सॉल्व करो। पहले 3 महीने कितना प्रोडक्शन मेरे पास है? 4500 यूनिट्स। और एक यूनिट का कितना खर्चा होगा? 30 रुपए। तो 4500 इंटू 30 कितना बच्चा आपके पास आया? 1,35,000। कैलसी का इस्तेमाल जरूर करना। देखा मत किया करो, अपने हाथ से वैल्यूएशन किया करो, तभी आपको आधी बातें समझ में आएंगी। ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों आप भी। और कह रहा है सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 रुपए पर मंथ। मुझे एक चीज बताओ, 1,35 एक महीने का है या 3 महीने का है? 3 महीने का। कहां से मालूम चला? आपको रीड करना आना चाहिए ना। कहां से मालूम चला? जो 4500 यूनिट्स है वो 3 महीने की है। अब वो कह रहा है 48,000 रुपए पर मंथ। कंपैरिजन करना है तो कितने महीने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 महीने से। 144,000। मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने क्या बोला? मिनिमम कौन सा? 48,000 रुपए पर मंथ। यानी कि ये आपका मिनिमम है। तो यानी कि मिनिमम कितना लोगे? 1,44,000। कैरियर बीम क्या सकते? विच एवर इज लोअर। पर उसके बच्चों वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए। विच एवर इज हायर।
उन्होंने ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए। मिनिमम कितना होना चाहिए 144,000। डन बच्चे यहाँ पर, इसमें कोई डाउट? किसमें? पहले 3 महीने में, पहले 3 महीने में। अगले 9 महीने में क्या होगा? अगले 9 महीने में क्या होगा? 4500, सॉरी, अगले 9 महीने में कितना प्रोडक्शन आपके पास है? 21,600 मल्टीप्लाई बाय 30 या 48,000 मल्टीप्लाई बाय 9। डन बच्चे यहाँ पर, विच एवरेज इज हायर? 21,600 मल्टीप्लाई बाय 30, 648 और 4800, सॉरी 48,000 मल्टीप्लाई 9, 432। क्या कम से कम कितना होना चाहिए? 432। उससे ज्यादा भी पॉसिबल है, यानी 6,48,000। तो ये पहले 3 महीना खर्चा हो गया, ये अगले 9 महीना खर्चा हो गया। इन दोनों प्लस करोगे तो कितने महीना खर्चा आपके पास आ जाएगा? 12 महीने का। इतनी बात समझते हो यहाँ पर? इसमें कोई डाउट? बच्चों, मटेरियल प्लस लेबर, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हो आप लोगों को? क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिए आप लोगों को? देखो एक बार, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हो आप लोगों को? नहीं। अगर नहीं दिए हुए हैं, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। तो ये बच्चों आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या बन जाएगी? आप प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में क्या प्लस करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। चेक करिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फिक्स ओवरहेड्स। पूरे साल का कितना दिया हुआ है? 3,60,000। अब मुझे एक चीज बताओ, पूरे साल का 360 है, मेरे पास 2 कॉलम बने हुए हैं, कौन कौन से? 3 महीने वाले और 9 महीने वाले। तो पूरे साल का 360 है, 3 महीने का कितना होगा? 90,000। और 9 महीने का कितना होगा? 2,70,000। डन बच्चे यहाँ पर, 3 महीने का 90,000, 9 महीने का 270। सर आउटपुट? बच्चों फिक्स ओवरहेड्स वो होते हैं जिसका आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता है। मान लो इस फ्लोर का रेंट, जो इसका मालिक होगा, क्या उसको इस बात से मतलब होगा कि मेरे पास कितने बच्चे आ रहे हैं? वो क्या बोलेगा कि आप क्या बंद रखो, चाहे आप 24 घंटे चलाओ। उसे इस बात से कोई मतलब यहां पर नहीं है। रेंट टाइम बेस होता है, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हिमांशी सैलरी क्या टाइम बेस है या बच्चों के हिसाब से है? टाइम बेस है। मेरी बात समझिए, यहां पर प्रिंस की सैलरी टाइम बेस है, मेरा रिवेन्यू बच्चों के हिसाब से है। जो आउटपुट के हिसाब से वेराई करता है, जो आउटपुट के ऊपर निर्भर करता है, उसको आप क्या बोलते हो? वेरिएबल। डन बच्चे यहां पर। और जो टाइम पर बेस होता है उसको क्या बोलते हो? फिक्स ओवरहेड्स। डन बच्चे यहां पर, इसमें कोई डाउट? तो यहां पर आउटपुट का कोई रोल यहां पर नहीं है। वेरिएबल 10 रुपए पर यूनिट। पहले 3 महीने में कितना प्रोडक्शन आपके पास है? 4500। तो 4500 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 45,000। अगले 9 महीने में 21,600 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 2,16,000। ये बात आ रही समझ यहाँ पर? सेमी वेरिएबल। अभी 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद समझाता हूँ। ये मान लो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर हो गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीएफसी। जीएफसी में क्या प्लस माइनस करोगे? डब्ल्यूआईपी। क्या डब्ल्यूआईपी कहीं पर दिया हुआ है? क्या डब्ल्यूआईपी कहीं पर दिया हुआ है? नहीं। क्या डब्ल्यूआईपी कहीं पर दिया हुआ है? नहीं। तो जो जीएफसी है वही आपके लिए क्या बन जाएगा? एनएफसी। एनएफसी में 6 आइटम करो एडजस्ट, चेक करो 1 बाय 1। क्वालिटी कंट्रोल क्या दिया हुआ है? क्वालिटी कंट्रोल क्या दिया हुआ है? नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट? नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले? नहीं। और शेयर इन जॉइंट कॉस्ट? नहीं। और कौन सा बचा आपके पास? हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू क्या दिया हुआ है? हाँ, ये दिया हुआ है। कहता है ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड, यील्ड यानी कि प्राप्त, स्क्रैप विच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। कहता है हर जो आपका रॉ मटेरियल है, आपके पास जो रॉ मटेरियल है उससे आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर स्क्रैप। और उस स्क्रैप को हम क्या करेंगे? यहाँ पर बेच देंगे। किस रेट पर? 5 रुपए पर यूनिट। मुझे एक चीज बताओ,
पहले 3 महीने में हमारे पास कितनी स्क्रैप आएगी? 4500। और अगले 9 महीने में 21,600। और कह रहा है जो भी ईच यूनिट है उसका कितना रेट आपके पास होगा? 5 रुपए पर यूनिट। तो 4500 इंटू 5 और 21,600 इंटू 5, डन बच्चों, यहां पर प्लस हो जाएगा। नहीं, मतलब 4500 और 21 इंटू 5, 21,600 इंटू 5, जो 6 आइटम है उसमें प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। इस बात का ध्यान रखना। डन बच्चों, यहां पर जो भी वैल्यू आपके पास आई वो आपके लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना दिया हुआ है? हाँ जी, कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही क्या बन जाएगा? COGS। अब मान के चलोगे जितना आपने प्रोड्यूस किया सारा आपने क्या कर दिया? बेच दिया। तो जो आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। आ रही बात है यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? बच्चों, COGS में आप क्या क्या ले चलते हो? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 5,18,400 पर एनम फिक्स नेचर का है। अगर फिक्स नेचर का है तो किस रेशो में बांटोगे? टाइम रेशो में। फिक्स नेचर का है तो किस रेशो में बांटोगे? टाइम रेशो में। मतलब 5,18,400 पूरे साल का है और मेरे पास 2 कॉलम है। कौन कौन से? 3 महीने वाले और 9 महीने वाले। डन बच्चे, यहां पर तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 3/12। 9 महीने का कितना हो जाएगा? 9/12। डन बच्चे, यहां पर अमाउंट आपके पास आ जाएगा। प्लस क्या करते हो? मार्केटिंग ओवरहेड्स क्या दिए हुए हैं? सेलिंग ओवरहेड्स आर इनकर्ड एट ₹8 पर यूनिट। पहले 3 महीने में कितना बेचा? 4500, फिर 21,600। डन बच्चे, यहां पर तो आपके पास क्या जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्या करोगे? प्रॉफिट इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा? सेल। यहां तो कोई डाउट? अभी सेल की वैल्यू निकालनी कैसे बात की बात है। क्वेश्चन में एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है, वो अलग समझेंगे यहां पर, ठीक है। अभी जो बोला वहां तो कोई डाउट? तो बच्चों इसमें देखो फॉर्मेट आपके पास क्या है? कॉस्ट शीट का है। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले कुछ दिमाग में बैठा हो आपके, भाई सारी वैल्यू दे देगा, प्लस करो आंसर निकाल दो। यहाँ पर वो भी आ सकते हैं और उससे एडवांस लेवल के भी आ सकते हैं। बात समझे यहाँ पर? और वो कुछ भी कह सकता है, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है। अभी आपने वर्ड्स पढ़े, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, वे भी आपको अजीब लगा हो पहली बार पढ़ के, ठीक है। पर ये बच्चों जो तीनों वर्ड्स हैं ये दोबारा आपके पास आएंगे ओवरहेड्स में, दोबारा आपके पास आएंगे ABC में, दोबारा आपके पास आएंगे बजटरी कंट्रोल में, दोबारा आपके पास आएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, दोबारा आपके पास आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? तो अभी आपने सिलेबस शुरू किया है। जब सिलेबस फिनिश होता है ना बच्चों, चीजें आपकी जुड़नी चालू हो जाती है और जब आप रिवाइज करोगे फिर आपको याद आएगा कि हाँ ये चीजें हमने कहीं और भी पढ़ी हुई हैं, चीजें आपके लिए अपने आप शुरू हो जाएंगी। और इस चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स के ना कि आप किसी और चैप्टर के अंदर भी पढ़ोगे। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? तो वो ये बस सारे सभी जो पूरा सिलेबस है उसका निचोड़ आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। डन बच्चों, यहाँ पर मेरी बात आ रही समझ में? अब इसमें एक पॉइंट है जहां बच्चा फंसता है, जहां बच्चा फंसता जो मेन पॉइंट है इसमें बच्चों मेनली 2 पॉइंट है। एक, शुरुआत में निकालना नंबर ऑफ यूनिट्स 4500 और 21,600 जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। एक पॉइंट आपका और है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या होते हैं? जो पार्शियली फिक्स होते हैं, पार्शियली वेरिएबल होते हैं। डन बच्चों, यहां पर इसमें क्या बोल रहा है? 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ, और एनी पार्ट देयर ऑफ। डन बच्चे, यहां पर देखो इसका मतलब क्या है? मेरे पास 12 महीने हैं, मेरे पास 12 महीने हैं। 12 महीने में सेमी वेरिएबल का कितना खर्चा दिया हुआ है? 1,08,000। 12 महीने में सेमी वेरिएबल का कितना खर्चा दिया हुआ है? 1,08,000।
8,000। डन बच्चे यहां पर। अब मेरे पास एक तो 3 महीने हैं और एक यहां पर 9 महीने हैं। 3 महीने हैं और 9 महीने हैं। मुझे मालूम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर 1,08,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना अमाउंट होगा? 27,000। और 9 महीने का कितना अमाउंट होगा? 81,000। डन बच्चे यहां पर। 3 महीने में हम कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? 50%। चलो अब देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। पहले 3 महीने बारे में सोचना, ओनली 3 महीने में। 3 महीने में हमारी कैपेसिटी कितनी है? 50%। और हमारे हिस्से में कितना खर्चा आया यहां पर? 27,000। कहता है 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। 50% तक पूरे साल का कितना खर्चा होगा? 1,08,000। पूरे साल का कितना खर्चा होगा? 1,08,000। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले 3 महीने में हमने कितनी कैपेसिटी पे काम किया? 50%। डन। तो 50% के लिए पूरे साल का कितना खर्चा है? 1,08,000। जबकि 3 महीने का कितना आ जाएगा? 27,000। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। आगे क्या बोलता है? दूसरा कॉलम मेरे पास बच्चों क्या है? 9 महीने। दूसरा कॉलम क्या है मेरे पास? 9 महीने। और 9 महीने में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? 80%। 9 महीने में कितनी कैपेसिटी है? 80%। अब क्या बोलता है दोबारा सोचना। अब सोना 9 महीने के हिसाब से अप टू 50%, अप टू 50% कितना खर्चा होगा? 1,08,000। अप टू 50% कितना खर्चा होगा? 1,08,000। यानी इस 80 में से 50% कैपेसिटी यूज करने पर कितना खर्चा होगा? 1,08,000 पूरे साल का। तो 9 महीने का कितना खर्चा आपके पास आ जाएगा? 81,000। डन बच्चे यहां पर। अभी भी हमने कितनी कैपेसिटी का और इस्तेमाल किया है? 30%। क्वेश्चन क्या बोलता है? एंड एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। कहता है 20% इंक्रीज होने पर, 20% कैपेसिटी में इंक्रीज होने पर खर्चों में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 46,800। तो 20% इंक्रीज होने पर खर्चों में कितना इंक्रीज होगा? 46,800। 20% मतलब अभी कितना और इंक्रीज हुआ यहां पर? 10%। तो क्या बोल रहा है? 20% इंक्रीज और एनी पार्ट देयर ऑफ की वजह से कितना इंक्रीज आपके पास होगा? 46,800। डन बच्चे यहां पर? नहीं सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या पढ़ा आपने, क्या समझाया। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप अपनी समझ के अनुसार 3 महीने में और 9 महीने में कितना खर्चा आना चाहिए एक बार निकालने की कोशिश करो, अपनी समझ के अनुसार जो आपको समझ में आ रहा है। सोचो एक बार, आपकी समझ के अनुसार कितना अमाउंट बन के यहां पर चलता है। ठीक है, उससे आप वर्ड्स पढ़ोगे। कोशिश करो एक बार, जो भी आ रहा है, मुद्दा ये नहीं सही आ रहा गलत आ रहा है, मैंने क्या समझाया छोड़ो, भूल जाओ उसको। यहां पर अपनी समझ के अनुसार बताओ कितना खर्चा बन के यहां पर चलता है।
जो मेन पॉइंट है, दो ही मेन पॉइंट इस टाइप के अंदर, एक आउटपुट निकालना, सेकेंडली सेमी वेरिएबल का अमाउंट कंप्यूट यहां पर करना। ठीक है, जो पॉइंट आउटपुट का आपको समझ में आ चुका है, पर आप अपना निकाल पाओगे, मुझे इस पर डाउट है अभी। तो अभी हम दो क्वेश्चन और करेंगे, मैं आपको बोलूँ वहां पे आप खुद निकालो आउटपुट, तो वो चीज आप लर्न करो, बात समझे यहां पर। बट फिलहाल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे कंप्यूट करने हैं, पढ़ो दोबारा से एक बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कहता है अगर मेरी कैपेसिटी अप टू 50% है, मेरी कैपेसिटी अप टू 50% है, कितना खर्चा होगा? 1,08,000 पर एनम। और एडिशनल इससे ज्यादा खर्चा तभी होगा अगर मेरी कैपेसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है? 20%। ठीक है, या एनी पार्ट देयर ऑफ। सुनो ध्यान से, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है 40% पर, मेरी फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है 40% पर, पूरे साल में कितना खर्चा होगा? मेरी फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है 40% पर, पूरे साल में कितना खर्चा होगा? हाँ जी, कितना? कैसे किया आपने? डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 40, गलत। हाँ जी बच्चों, गलत। सेम रहेगा जरा, अप टू 50%, अप टू 50%। अब वर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं यार, तो क्या हो गया? अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% कैपेसिटी, कितना खर्चा मेरे पास है? 1,08,000। आ रही बात यहां पर? अगर मेरी कैपेसिटी 10% है तो भी पूरे साल का कितना खर्चा होगा? 1,08,000। आ रही बात है यहां पर? कैपेसिटी 20% है तो भी पूरे साल का कितना खर्चा होगा? 1,08,000। मैं 3 महीने 9 महीने बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरे साल का कितना खर्चा होगा। डन। अगर मेरी कैपेसिटी में 20% इंक्रीज होता है, जो 20% इंक्रीज होगा वो कहां से काउंट करोगे? 50 से ऊपर, यानी कितना हो गया आपके पास? 70%। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? अप टू 50% कितना खर्चा है? 1,08,000 पर एनम। कैपेसिटी में कितना इंक्रीज होगा? 20%। खर्चों में कितना इंक्रीज होगा? 46,800। ध्यान से पढ़ना, पर एनम नहीं लिखा होगा, 46,800। 20% मान लो और इंक्रीज होता है तो भी कितना इंक्रीज होगा? 46,800। ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा ना। अब मुझे ये बताओ, पहले 3 महीने कितनी कैपेसिटी है? दिमाग से सोचना बच्चों, आपकी कॉमन सेंस से जवाब आना चाहिए, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। बात समझे यहां पर? इसलिए मैं नोटिंग अलग करता हूं इस सब्जेक्ट के अंदर कि आप पहले समझो बात को, कोई जल्दी यहां पर नहीं है। तो 3 क्वेश्चन यहां पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में तो आना चाहिए। पहले 3 महीने हमने कितनी कैपेसिटी पे काम किया? 50%। रेंज के अकॉर्डिंग पूरे साल का कितना खर्चा है? 1,08,000। क्या पूरे साल मैंने 50% के ऊपर काम किया है? नहीं। कितने महीने किया है? 3 महीने। तो मेरे हिस्से में कितना खर्चा आएगा? 3 महीने खर्चा मेरे पास आएगा। बात समझे यहां पर? पूरे साल का 1,08,000 है ना। अरे सोचो ना, ये पूरा साल आपके पास है, पूरे साल का 1,08,000 है। मैंने काम ही 3 महीने किया है, 9 महीने छोड़ो, मैंने काम ही 3 महीने किया है। डन बच्चे, यहां पर 3 महीने हिसाब से पूरे साल का खर्चा कितना बनता है? 1,08,000। इतनी बात आ रही समझ यहां पर? पूरे साल का कितना खर्चा बनता है? 1,08,000। तो मेरे हिस्से में कितने महीने खर्चा आएगा? 3 महीने का। कितना बनता है? 27,000। डन बच्चे यहां पर? दूसरा सिनेरियो, बचे हुए 9 महीने मैंने कितनी कैपेसिटी पे काम किया? 80%। अब 80% के लिए जब खर्चा मैंने ढूंढा तो मुझे रेंज पर आना पड़ा। क्वेश्चन रेंज दी हुई यहां पर। क्वेश्चन क्या बोलता है? उस 80 में से 50% का, अप टू 50% का खर्चा कितना है? 1,08,000 पूरे
साल का, पर मेरा जो 80% है वो कितने महीने चला है? 9 महीने। बच्चे उस 80 में से 20% के लिए कितना खर्चा मेरे पास है? 46,800। क्या 46,800 पूरे साल का है? नहीं। क्या 46,800 पूरे साल का है? नहीं। हाँ बच्चों, आपको पर एनम मेंशन किया हुआ है, और जब पर एनम मेंशन होता तो यहां पर भी आप क्या करते? 9/12 करते, 9/12 करते, पर एनम मेंशन यहां पर नहीं है। बात समझ यहां पर? तो ये आपका टाइम बेस है ही नहीं, ये आपका क्या है? ट्रांजेक्शन बेस है। जैसे ही 20% का इंक्रीज होगा, जैसे ही 20% का इंक्रीज होगा, मेरे खर्चों में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 46,800। डन बच्चे यहां पर? इसके अलावा और कितना इंक्रीज है? 10%। तो 20% के लिए कितना इंक्रीज आपके पास है? 46,800। तो 10% के लिए कितना आपके पास आ जाएगा? आधा अमाउंट हो जाएगा 23,400। ये बात आ रही समझ यहां पर? इसमें कोई डाउट? ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, अभी 2 क्वेश्चन में और करेंगे, आपको और क्लैरिफाई होगा, पर घर जाके एक बार दोबारा अपने आप करना। ये अलग तरह की कैलकुलेशन है, 2-3 बार करोगे चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। डन बच्चों यहां पर? इसमें कोई डाउट? देखिए बार सोल्यूशन। अभी नोटिंग मत करना है, देख लो कॉस्ट शीट। पहले 3 महीने में कितनी कैपेसिटी प्रोडक्शन आपके पास आया? 4500। अगले 9 महीने में 21,600। ये आपके पास क्या आ गया? टोटल। डन बच्चे यहां पर? अब मटेरियल कॉस्ट कितनी मेरे पास है? 40 रुपए पर यूनिट। तो 4500 इंटू 40, 21,600 इंटू 40 टोटल। इसमें कोई दिक्कत? ये बात आ रही है यहां पर? प्लस लेबर। लेबर के लिए आपके पास क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या है? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कंडीशन क्या है? कहां चला गया बच्चों? मैंने यहां पे मंथली बेस सॉल्व किया हुआ है। 1 महीने का 48,000, 1 महीने का 45,000, विच एवर इज हायर। 3 महीने का कितना हो जाएगा? 1,44,000। अब ऐसे भी कह सकते हो 4500 की प्रोडक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 40, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3, विच एवर इज हायर, तब भी कितना अमाउंट आपके पास आएगा? 144,000। ये बात समझते हैं यहां पर? सिमिलरली 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए 48,000 1 महीने का है, तो 9 महीने का 21,600 मल्टीप्लाई बाय 40, विच एवर इज हायर, तब भी अमाउंट आपके पास सेम आएगा। मैंने यहाँ पे 3 महीने की एक साथ कैलकुलेशन की हुई है, यहाँ पर मैंने मंथली बेस पर पहले कंपैरिजन किया हुआ है और बाद में 9 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बच्चों फर्क है, ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है। डन बच्चों? यहाँ पर मैं दोबारा समझा दूंगा बाद में, जैसा आप ठीक लगेगा। तो मेरे पास अमाउंट आ गया किस चीज का? यहाँ पर लेबर का। प्राइम कॉस्ट आ गई। जो फिक्स ओवरहेड्स है उसको आप किस रेशो में डिवाइड करोगे? यहाँ पर 3 महीने और 9 महीने। वेरिएबल के लिए क्या बोला हुआ है? 10 रुपए पर यूनिट। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, तो आपके पास क्या जाएंगे? वेरिएबल। बचा कौन सा आपके पास? सेमी वेरिएबल। पहले 3 महीने का कितना आपके पास आया था? 27,000। अगले 9 महीने कितना आपके पास आया? 151,200। कैसे? फिर देखो दोबारा से एक बार। पहले 3 महीने में हमारी कितनी कैपेसिटी है? 50%। 3 महीने का कितना अमाउंट है? 1,08,000। और पूरे साल का कितना अमाउंट है? 1,08,000। तो 3 महीने का कितना बनेगा? 27,000। डन बच्चे यहाँ पर? फिर 9 महीने सोचो, 9 महीने में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? 80%। उसमें जो 50% के लिए अमाउंट है वो कितना है? 1,08,000। 20% के लिए कितना अमाउंट है? 46,800। 20 के लिए कितना अमाउंट है? 46,800। पर जो आपका 50% है वो कितने महीने रहेगा? 9/12। ये पूरा 20% रहेगा। ये पर एनम यहां पर नहीं है। और ये 10% के लिए कितना हो जाएगा? आधा अमाउंट बन जाएगा 151,200। डन बच्चे यहां पर? इसमें कोई डाउट? वैसे डाउट आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं पूछूं आप लोगों से। तो बच्चों आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? जीएफसी। जीएफसी में आप क्या प्लस माइनस करते हो? WIP। तो वो दिया नहीं हुआ है, तो यही अमाउंट आपके लिए क्या बन जाएगा? एनएफसी। एनएफसी में आप 6 आइटम प्लस माइनस करते हो, इसमें से 5 आइटम गिवन नहीं है,
छठी आइटम कौन सी गिवन है? सेल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप, और उसके लिए क्या बोल रहा है? 5 रुपए पर यूनिट, 4500 इंटू 5 और 21,600 इंटू 5। डन बच्चे यहां पर। तो आपके पास क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है? नहीं। तो बच्चों ये आपके लिए क्या बन जाएगा? COGS। इसमें क्या प्लस करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा नेचर खर्चा है? फिक्स। जब जब फिक्स दिया होगा वो हमेशा किस पर आता है? टाइम पर। जब जब वेरिएबल दिया होगा किस पर आएगा? आउटपुट पर। डन बच्चे यहां पर। फिक्स आपका किस रेशो में आ जाएगा? 3 महीने और 9 महीने। और सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में उसने क्या बोला है? 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड। बच्चा नोट मत करो, मैं लिखवा दूंगा पॉइंट आपको, अब जल्दी कर जाओगे उसमें। 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड, बात समझे यहां पर। तो 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड हमने कितनी बेची है? 4500 और 21,600। मेरी बात ध्यान सुनना, हमने कितनी बेची है? 4500 बेची है। बात समझो, हमने पहले 3 महीने में कितना प्रोडक्शन किया है? 4500। क्या मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक है? नहीं। क्या मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है? नहीं। तो जितना बनाया होगा सारा बेच दिया होगा। जब सारा बेच दिया तो 4500 एंड 21,600 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपके पास क्या जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। डन बच्चे यहां पर। अब इसके बाद एक पॉइंट और समझो। इसके बाद जो पॉइंट है वो क्वेश्चन की मर्जी होती है, वो हर बार बदलता है, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने में सेलिंग प्राइस कितना मेरे पास होगा? 145। पहले 3 महीने में सेलिंग प्राइस 145। मुझे एक चीज बताओ, पहले 3 महीने में सेल की वैल्यू 4500 इंटू 145, इतना आपके पास आ गया। बैलेंस अमाउंट पहले 3 महीने क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। डन बच्चे यहां पर। क्या मुझे अगले 9 महीने का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है? नहीं। फिर पॉइंट बी क्या बोल रहा है? टोटल एनुअल प्रॉफिट 876,600। एनुअल यानी कि 12 महीने का। यानी बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 महीने का कितना प्रॉफिट है? 876,600। और जब 12 महीने का प्रॉफिट 876,600 है, जिसमें से पहले 3 महीने का प्रॉफिट 23,400 है, तो अगले 9 महीने का प्रॉफिट बचेगा आपके पास। ये बात समझते हो? यहां पर ये क्वेश्चन मर्जी होगी ना अल्टीमेटली, ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास होगी। तो आपने इसमें ये प्रॉफिट प्लस किया तो 9 महीने की सेल वैल्यू आ गई। इसमें ये प्रॉफिट प्लस किया तो 12 महीने की सेल वैल्यू आपके पास यहां पर आ चुकी है। डन बच्चे यहां पर। अब जो 9 महीने की सेल वैल्यू है डिवाइड बाय 9 महीने की आउटपुट, तो सेलिंग प्राइस कितना बनता है? 160 रुपए। और 12 महीने की सेल वैल्यू है, 12 महीने की आउटपुट, तो 12 महीने का एवरेज सेलिंग प्राइस यहां पर बन जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हल्का फुल्का डाउट आपको यहां पर आ सकता है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा बाद में, बट फिलहाल एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आराम से नोट डाउन करिए और साथ साथ हल्की फुल्की जो कैलकुलेशन है वो करते चलना कैलसी पर, ताकि आपको मालूम चल सके वैल्यूज कैसे आ रही है। मुझे कोई जल्दी नहीं है बच्चों, यहां पर मैं सेम टाइप के 2 क्वेश्चन और करूंगा ताकि आपको ये चीजें और क्लैरिफाई हो जाए कि वैल्यूएशन कैसे करके यहां पर चलनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक सेम पैटर्न पर है, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम पैटर्न पर है। और बच्चों यहां में दिखाऊं मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बात ध्यान। आईसीआई के पास नए क्वेश्चन नहीं है, वो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। मेरे मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब तक मैं ना बोलूं कि क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं चलना है। आपको ये नहीं सोचना है एक बार दिया हुआ है कि 4 बार दिया हुआ है। अच्छा विजिबल है ये? मुझे लगता है विजिबल है, आई थिंक ये ठीक रहेगा।
हर वैल्यू चेक करना, आ क्यों रही है, दिमाग से जवाब आना चाहिए। आपकी अपनी जो कॉमन सेंस है बच्चों, उसको डेवलप करो। बात समझे यहाँ पर, ये नहीं सर ने बोला हमने वैल्यू चिपका दी, दिमाग से जवाब आना चाहिए, हाँ ये कैलकुलेशन ऐसे ही होनी चाहिए। और समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों पूछ लो। ये हो गया बच्चों, यहां तक नोट डाउन हो गया हर बच्चे का।
हो जाए बच्चों? ये दो तरह कैलकुलेशन बच्चों आपके पास है। पहले पर मंथ कैलकुलेशन करना, बाद में 3 महीने से मल्टीप्लाई कर देना, या शुरुआत में 3 महीने की कैलकुलेशन लगातार करके यहाँ पर चलना। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। एक बार आप नोट कर लीजिए। जो मंथली कैलकुलेशन है मैं आपको वो भी समझा दूंगा। थर्टी कहाँ पर? हाँ, ये 30 आया ना। 40 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? अच्छा, असल में रेट था मेट्रो का 40 था, रेट था ना, वो 40 नोट डाउन कर। ये हो गया बच्चों? हाँ,
बच्चों आपका आंसर यहीं तक है जो आगे समझाया हुआ है। हो गया बच्चों? अब देखिए, पहला डाउट, जो ये वाली कैलकुलेशन है ये तो आपको क्लियर है, ठीक है, ये भी आपको सिंपल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो 3 महीने की लेबर कॉस्ट है मैं मंथली बेस पर कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक महीने में लेबर का मिनिमम कितना खर्चा होना चाहिए? 48,000। एक महीने में 30 रुपये पर आउटपुट। एक महीने की आउटपुट कितनी मेरे पास है? 1500। भाई 3 महीने की आउटपुट कितनी मेरे पास है? 4500। तो एक महीने की आउटपुट कितनी होगी? 1500। डन बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया? 45,000। एज पर क्वेश्चन मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 48,000। अब ये अमाउंट 48 एक महीने का आपके पास आया, बाद में आपने 3 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर विल बी सेम। जबकि ऑन द राइट साइड हमने क्या किया था? ये जो आउटपुट है वो कितने महीने की है? 3 महीने की। ये जो अमाउंट आ रहा है वो कितने महीने का आ रहा है? 3 महीने का। तो ऊपर मतलब राइट साइड 3 महीने की कैलकुलेशन आपकी एक बारे में होके यहाँ पर चल रही है। मर्जी आपकी है, अब जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा सकते हो। डन बच्चे, यहाँ पर मे भी अगली बार जब मैं पढ़ाऊँ तो ये और तरीके से समझा दूँ। तो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स है ना आपके पास से, 2 + 3 या 3 + 2, आंसर विल बी सेम। डन बच्चे, यहाँ पर सेम तरीके से आपके पास 9 महीने की कैलकुलेशन है। अब 9 महीने के लिए भी हमने पहले क्या किया? पर मंथ चेक किया। पर मंथ कितना अमाउंट होना चाहिए? 48,000। पर मंथ कितनी आउटपुट है? 2400। पर मंथ कितने आउटपुट है? 2400। और एक यूनिट का कितना खर्चा आपके पास है? 30 रुपये, विच एवरेज इज हायर। तो 9 महीने का कितना अमाउंट आ गया? 6,48,000। ये पहला डाउट आप लोगों का, बात समझे? यहां पर दूसरा डाउट, बच्चों मेरे पास जो ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स यानी कि फैक्ट्री कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वेरिएबल, सेकेंडली फिक्स नेचर के। फिक्स नेचर के हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑन टाइम बेसिस। डन। वेरिएबल नेचर के आपको देना पड़ेगा कौन से खर्चे हैं, प्रोडक्शन वाले हैं या सेल्स वाले हैं। अगर प्रोडक्शन जुड़े हुए हैं तो प्रोड्यूस आउटपुट की रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पर सेल वाले हैं तो सोल्ड यूनिट्स की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। बाकी पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे बजटरी कंट्रोल में, वो पूरा डीप में आएगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब क्या होता है, वो अभी हमारा पार्ट यहाँ पर नहीं है। मैं पहले बोला आपको कॉस्टिंग के अंदर हर चैप्टर में किसी और चैप्टर की रेफरेंस आपको मिलती चलेगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि मैं उस चैप्टर में चला जाऊंगा, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो मैं हर चैप्टर के अंदर और किसी और चैप्टर की रेफरेंस आएगी, हल्की हल्की बात करके जिससे मेरी बात पूरी होती है, क्वेश्चन आगे बढ़ता है, मैं उतनी बात करके वहाँ पे आगे निकल जाऊंगा। बात समझिए यहाँ पर। अब बात समझिए हो क्या रहा है बच्चों, मेरे पास जो सेलिंग ओवरहेड्स है, सुनो ध्यान से, अरे करें लोडिंग, मेरे पास जो सेलिंग ओवरहेड्स है वो क्यों होते हैं? माल बेचने के लिए,
यानी आपने जो सेलिंग ओवरहेड्स किए वो किसके लिए किए? माल बेचने के लिए। तो किस रेशो में आना चाहिए? बेचने की रेशो में आना चाहिए। पर जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, फैक्ट्री का खर्चा किसके लिए होता है? बनाने के लिए। फैक्ट्री का खर्चा किसके लिए होता है? बनाने के लिए। और जो बनाओगे उस रेशो में बढ़ना चाहिए। मेरी बात समझे यहां पर? इस क्वेश्चन के अंदर सुनना ध्यान, मेरी बात सुनना, जो सोल्ड यूनिट्स होती है ना, वो हमेशा आपके पास क्या होती है? सोल्ड ऑफ फिनिश। ये हमेशा आपके पास क्या होता है? मैंने आपको पहले लिखवाया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। डन बच्चे? यहां पर ध्यान, कोई डाउट? इस क्वेश्चन के अंदर ना तो ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक है, तो प्रोडक्शन और सोल्ड बोथ विल बी सेम। पर अगर ओपनिंग की वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग की वैल्यू गिवन है, तो प्रोडक्शन और सोल्ड की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी। बात समझिए यहां पर? मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर पहले 3 महीने में कितना प्रोडक्शन किया हमने? 4500। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो कितना बेचोगे? 4500। आ रही बात यहां पर? अगले 9 महीने में कितना बनाया हमने? 21,600। कितना बेचोगे? 21,600। पर अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता, बोथ वैल्यू विल बी डिफरेंट। तो फिर यहां पर जो रेट आपके पास है वो किस पर अप्लाई करते? कितना आपने बनाया, ठीक है? और यहां पर जो रेट अप्लाई करते वो किस पर करते? कितना आपने बेचा। आई बात है यहां पर? किसी बच्चे डाउट? कंफर्म करें, नोट डाउन। बच्चों ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो चुका है, अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। पर्पस यही है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर नोटिस से पढ़ा रहे हैं तो टाइम बचाने के लिए। मैं कई बार बोला उसमें टाइम ज़्यादा लगता है कि पहले मैं एक बार वर्बली सॉल्व करता हूं, फिर आपको जब नोटिस दिखाता हूं दोबारा सॉल्व करता हूं। अब बात समझे? यहां पर क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होता है, पर अगर मैं साथ साथ नोट करूँ ना तो मैं क्वेश्चन एक ही बार सॉल्व होता है। पर उसमें परेशानी क्या आती है? बच्चा समझे या नोटिंग करे। हर बच्चा चीज़ मैनेज नहीं कर पाता है। इसमें यह कि जब मैं समझा रहा हूँ आप समझिए आराम से, जब नोटिंग करवा रहा हूँ उस समय नोटिंग करिए। बच्चों ऑल डन? आगे बढ़े, चेक करिए बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको। पहला पॉइंट, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, प्राइम, वर्क, सीओपी और कॉस्ट ऑफ सेल। जब बन जाएगी कॉस्ट शीट, सारी वैल्यू आपको अपने आप यहां पर मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। बच्चे 9 महीने का आपको क्या निकालना है यहां पर? सेलिंग प्राइस। वो कैसे निकाला आपने? पहले आपने 3 महीने का निकाला प्रॉफिट, और इसके अलावा 12 महीने का आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। तो आपके पास क्या बचा? 9 महीने का प्रॉफिट।
तो 9 महीने की कॉस्ट ऑफ सेल में आपने प्लस कर दिया प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर सेल वैल्यू। डन बच्चे, यहाँ पर जो सेल वैल्यू आपके पास आई, जो सेल वैल्यू आपके पास आई ये 9 महीने की आई, और 9 महीने की आउटपुट कितनी है 21,600। तो सेलिंग प्राइस कितना आपके पास आया 160 रुपये। मैंने ये वाला हिस्सा अपनी मर्जी से किया हुआ है। वो कई बार आपसे पूछेगा कि एवरेज सेलिंग प्राइस क्या बनता है। पहले 3 महीने जो माल बेचा उसका सेलिंग प्राइस है 150 145। जो 9 महीने माल बेचा उसका कितना सेलिंग प्राइस है 160 रुपये। और आपसे पूछ ले एवरेज सेलिंग प्राइस क्या बनता है 12 महीने का, तो ये जल्दी मत कर देना 145 प्लस 160 डिवाइड बाय 2। डन बच्चों, यहाँ पर ऐसे नहीं निकालना, अब यहाँ देना पड़ेगा पूरे साल में कितनी वैल्यू माल बेचा 41 लाख, पूरे साल में कितनी आउटपुट आपके पास है 26,100। तो एवरेज सेलिंग प्राइस कितना बनता है 157.41। ये होना चाहिए ना बच्चों, ये बात आ रही है यहाँ पर। एक डाउट आपके मन में आना चाहिए था, जो आपके मन में डाउट यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, वो डाउट आपके पास क्या था कि यहाँ पर आपने 1/2 क्यों किया। गलत किया बच्चों हमने। वैसे लाइन दोबारा ध्यान से पढ़ो, लाइन दोबारा ध्यान से पढ़ो। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये लिखा हो कॉस्टिंग फीस 16,500 फॉर फुल सिलेबस और एनी पार्ट देयर ऑफ, इस लाइन का मतलब क्या है। तो भी कितनी फीस आनी चाहिए 16,500। मतलब अगर आपने एक चैप्टर करके कोचिंग छोड़ दी कितनी फीस दोगे 16,500। तो फिर वहां पर आपने प्रोपोर्शनेट क्यों किया। बच्चों यहां पर ये लिखा हुआ आपके पास, यहां पर ये लिखा हुआ है 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। मतलब चाहे इंक्रीज 20% हो, चाहे इंक्रीज उसका कोई पार्ट हो 1%, 2%, 4%, 50, मतलब 10%, तब भी इंक्रीज कितना होगा 46,800। आई बात समझ यहाँ पर। तो हमने सोल्यूशन में जो प्रोपोर्शनेट है वो क्यों किया, बिकॉज आईसीआई करता है। बात समझे बच्चे, यहाँ पर आईसीआई ने इस लाइन की बहुत सारी इंटरप्रिटेशन की हुई है, बहुत सारे मतलब बहुत तरीके बताए हुए हैं आंसर निकालने के, और कई तरीके मुझे आज से समझ में नहीं आए वो वैल्यू आई कैसे है। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर मैं 2 तरीके आपको कराऊंगा यहाँ पर, एक जो मैंने अभी आपको कराया है, और अलग क्वेश्चन के अंदर मैं जो प्रोपोर्शनेट है वो नहीं करूंगा। बात समझे, यहाँ पर 2 तरीके आपको मालूम चल जाएंगे, पर रिकमेंडेबल ये रहेगा कि आप जो प्रोपोर्शनेट है वो यहाँ पर मत करिए। लॉजिकली आप लाइन पढ़े यहाँ पर तो लाइन क्लियर कट आपको कह रही है कोई हिस्सा या 20% के लिए कितना इंक्रीज आपके पास होगा 46,800। अब मेरी बात समझे यहाँ पर कई बार कई बुक्स में पढ़ते हो तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको एक आंसर यहाँ से करा दिया। इतना हो जाएगा कंफर्म बच्चों। यहाँ पर डाउट यहाँ पर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 8, और कोई डाउट आपको है तो दूर हो जाएगा। उसके बाद कोई डाउट बचेगा तो क्वेश्चन नंबर 15 में दूर हो जाएगा। उसके बाद कोई डाउट बचता है फिर बच्चों मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई सेम टाइप का क्वेश्चन 3 बार सॉल्व कर दिया और अब भी डाउट है, फिर अब आराम से पढ़े घर जाके चेक करिए आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और मुझसे पूछिए। वैसे नहीं करना है, अब मुझसे पूछेंगे यहाँ पर तो नहीं करना है। तो बच्चों लाइन आपको
लाइन में लिखा हुआ है कोई पार्ट देयर ऑफ, तो अभी आपका जो इंक्रीज है वो कितना होना चाहिए 46,800। मैं दो तरीके से करवा दें यहाँ पर ताकि दोनों तरीके आपको मालूम चल जाए जो ऐसे ही करता है। पढ़े 8 क्या दिया हुआ है, XYZ इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, इट कैन प्रोड्यूस 4 बेस टॉयज एट 70% कैपेसिटी ऑन पर एनम बेसिस। मुझे एक चीज बताओ, 4,20,000 की आउटपुट कितनी कैपेसिटी पर है 70%। तो अगर मैं पूरी कैपेसिटी पे काम करूं तो कितनी आउटपुट होनी चाहिए 6 लाख टॉयज पर एनम। पूरे साल में फुल कैपेसिटी पर कितना प्रोडक्शन होना चाहिए 6 लाख टॉयज। ये बात समझते हैं यहाँ पर। कमिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेल प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, आपको निकालना क्या है पूरे साल का सेलिंग प्राइस। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले मटेरियल कॉस्ट 60 रुपये 30 रुपये, ये बाम देखते हैं। नीचे आ जाइए, कंपनी हैज प्लान्ड दैट फैक्ट्री विल ऑपरेट 50% फॉर द फर्स्ट 6 महीने, 75% 3 महीने, एंड फॉर द बैलेंस 3 मंथ फैक्ट्री विल ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। मतलब पहले 6 महीने कितनी कैपेसिटी पर है 50%, अगले 3 महीने 75%, अगले 3 महीने 100%। मुझे एक बात का जवाब दो, इस दौरान हमारे पास कितनी आउटपुट बनती है। बस मैंने पिछली बार समझाया था आपको, इस बार कोशिश करिए अपने आप निकालने की। यहां आप गलती करोगे, नहीं करते हो वेल एंड गुड। तुक्के ना मारो, निकालो। जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है बच्चों, पे बिलीव करना सीखो। गलत हुआ कोई बात नहीं, ठीक करें इन चीजों को। यहां गलती करोगे या सेमी वेरिएबल गलती करोगे, बाकी सारे पॉइंट सिंपल है। मल्टीप्लाई डन। एक जवाब आया 1,50,000 6 महीने का। हाँ जी, ऑनलाइन किसका डन। अब सोचिए आराम से क्या किया आप लोगों ने। बच्चों यहां पे 2 बेस है, आप गलती क्या करते हो, जिनके आंसर नहीं आए आप दोनों बेस एक साथ सोल्व करते हो, वंस एट अ टाइम, तब गलती नहीं होगी। मेरे पास पूरे साल में कितनी कैपेसिटी है 6 लाख। 3 हिस्से मेरे पास हैं, 6 महीने, 3 महीने और 3 महीने। 6 महीने में कितनी बनती है 3 लाख, 3 महीने में 1.5 लाख, 3 महीने में 1.5 लाख। पर एक चीज बताओ ना, ये कब है एट 100% कैपेसिटी। पहले 6 महीने क्या मैंने पूरी कैपेसिटी पे काम किया है? नहीं। पहले 6 महीने मेरी कितनी कैपेसिटी है 50%, तो कितना प्रोडक्शन होगा 1,50,000। अगले 3 महीने कितनी कैपेसिटी है 75%, 1,12,500। अगले 3 महीने कितनी कैपेसिटी है 100%, 1,50,000। आ रही बात है यहां पर? ये जो कैलकुलेशन है इसको समझने का प्रयास करें। यहां पर अगर डाउट है पूछ लीजिए। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़े। अब इसके बाद आपको क्या बोल रहा है, मटेरियल कॉस्ट 60 रुपए पर यूनिट। तो पहले 6 महीने 60 रुपए को, जो आपकी आउटपुट है उसको 60 रुपए से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और इन तीनों प्लस करोगे तो पूरे साल का अमाउंट आ जाएगा। डन। लेबर 30 रुपए। अब लेबर में कंडीशन दी नहीं हुई, अच्छी बात है, हमारे लिए काम कम हो जाएगा। 30 रुपए पर यूनिट। तो पहले 6 महीने इंटू 30, 3 महीने इंटू 30, 3 महीने इंटू 30। फिर क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री। फिक्स का अमाउंट कितना है 65,50,000 पर
एनम पूरे साल का, कौन से नेचर का है, फिक्स नेचर का है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टाइम। टाइम रेशो क्या बनती है, 6:3:3, 6 महीने, 3 महीने और 3 महीने। अरे आ रहा समझ में यहां पर, कन्फर्म बोलो, हाँ जी बोलो बोलो। अब बाद में सुना, वेरिएबल 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है बच्चों। वेरिएबल किस पर आएगा, आउटपुट के ऊपर, प्रोडक्शन आउटपुट के ऊपर। यानी जो आपका 1.5 लाख इंटू 15, 12 इंटू 15, 1.5 लाख इंटू 15। डन बच्चे, यहां पर सेमी वेरिएबल कहता है 5 लाख पर एनम अप टू 60% कैपेसिटी, 50,000 रुपये फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ up to 80% capacity, there up to 75,000 for every 10% increase। क्या बोल रहा है ये, देखो सेमी वेरिएबल में कहता 5 लाख पर एनम अप टू 60%, और कैपेसिटी मेरे पास अप टू 60% है, तो 5 लाख पर एनम, 50,000 फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ अप टू 80% कैपेसिटी। मतलब अगर मेरी आउटपुट 60% से ज्यादा है, अप टू 80% है, अप टू 80% है, तो 50,000 रुपये फॉर एवरी 5%, फॉर एवरी 5%। मुझे एक चीज बताओ, इस रेंज में कैपेसिटी में कितना इंक्रीज होगा, 20%। इस रेंज में कितना इंक्रीज होगा, 20%। और हर 5% के लिए 50,000 रुपये है, तो 20 के लिए पहले 5 के लिए 50,000, फिर 5 के लिए 50,000, फिर 5 के लिए 50,000, फिर 5 के लिए 50,000। कितनी बार इंक्रीज होगा, 4 बार। एक बार का 50,000, 4 बार का 2 लाख। और एनी पार्ट देयर ऑफ। डन बच्चों, यहां पर इसके बाद क्या बोलता है, देयर आफ्टर, मतलब कैपेसिटी हमारे पास 80% से ज्यादा है, 75,000 फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन कैपेसिटी। कितना इंक्रीज होगा, 75,000 फॉर एवरी 10%। ये बात आ रही समझ यहां पर, इसमें कोई दिक्कत। अब बताओ सेमी वेरिएबल का अमाउंट कितना बनता है। मैंने रेंज डिफाइन कर दी है, अपने हिसाब से आंसर ढूंढिए, अपने हिसाब से आंसर ढूंढिए जो बनता है आपके हिसाब से। गलत आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को नहीं पता, 6 महीने का अमाउंट निकालना है, 3 रेंज आपके पास है, 6 महीने, 3 महीने और 3 महीने। बताओ बच्चों, पहले 6 महीने, फिर 3 महीने और फिर 3 महीने। छह महीने का 2.5 लाख, वह गलत है ये, हाँ जी
275, वेरी गुड। हाँ जी ना, दोबारा सोचो, कैपेसिटी का फर्क है। नहीं नहीं, सोचिए आराम से, 1 by 1। जब 6 महीने का लो, वो 6 महीने बारे में सोचो। वेरी गुड, 475। आंसर आया ना अल्टीमेटली? आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा बच्चों? थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ, आराम से सिस्टमेटिक तरीके से सोचो। अगर आप लास्ट 3 महीने निकाल रहे हो, फोकस वहीं पर होना चाहिए। बीच वाले 3 महीने हैं, फोकस वहीं पर होना चाहिए। अब देखो आराम से, पहले 6 महीने हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? 50%। अब पहले 6 महीने कैपेसिटी 50% है, और अप टू 60% कितना खर्चा है? 5 लाख पूरे साल का। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। अगले 3 महीने कितनी कैपेसिटी मेरे पास है? 75%। अगले 3 महीने 75%। 75 में अप टू 60% पूरे साल का कितना खर्चा है? 5 लाख। ये बात आ रही है यहां पर? तो 5 लाख पूरे साल का है, और मुझे कितने महीना चाहिए? 3 महीने का। इसके बाद हर 5% के लिए कितना इंक्रीज होगा? 50,000। मेरे पास कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 15। तो 50,000 कितनी बार इंक्रीज होगा? 3 बार। कितना इंक्रीज आपके पास हो गया? 1.5 लाख। डन बच्चों? यहां पर स्टेप बाय स्टेप सोचो। आप बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसा करना चाहते हो, वहां अटक जाते हो। दूसरी बात, आप अपने हाथ से लिखते नहीं कहीं पर। भाई रजिस्टर आपके पास है, जो उसका लास्ट पेज है, वहां लिखो सही एक बार, फिर तो आपके आंसर सही आएंगे। आप चाहते हो कैलसी कैलसी पर काम हो जाए सारा। हम तो शातिर हैं, कंप्यूटर हमारा दिमाग है, और उसी में आप गड़बड़ कर जाते हो कई बार। अब मेरी बात समझे? यहाँ पर कुछ ये तरीके करो यहाँ पर। और बच्चों लास्ट 3 महीने में कितनी कैपेसिटी है? 100%। अब 100% में पहले जो 60% है, उसके लिए कितना अमाउंट है? 5 लाख पूरे साल का। तो 3 महीने का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। अब 60 से लेके 80% में कितना इंक्रीज होगा? 2 लाख का। और 80 से 100% के लिए हर 10% पर कितना इंक्रीज है? 75। 2 बार इंक्रीज होगा, कितना यहां पर? A50। इनको प्लस करिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए। आ रही बात है यहां पर? दोबारा सोचो एक बार, लास्ट 3 मंथ्स में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है? 100%। उस 100% में जो रेंज है उसका ब्रेकअप क्या है? पहले 60 के लिए अमाउंट बोलो ना, 5 लाख पर एनम। और मेरे पास कितने महीने हैं? 3 महीने। 3/12 हो जाएगा। अगली रेंज में कितना परसेंट मेरे पास है? 20। हर 5 के लिए कितना अमाउंट है? 50,000। बस, पर एनम तो है ही नहीं यहाँ पर। 50,000 हर 5 के लिए, तो 20 के लिए कितना अमाउंट हो जाएगा? 2 लाख। अगली रेंज में कितना बचा मेरे पास? 20%। और वहां पर क्या क्राइटेरिया आपके पास है? हर 10% के लिए 75,000। तो 20 के लिए कितना अमाउंट आ जाएगा? 1.5 लाख। डन बच्चों? यहां पर इतना हो जाएगा। तो आपने जो खर्चे हैं वो प्लस कर दिए। ठीक है। तो आपने क्या प्लस किया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपके पास क्या आएगा? GFC। क्या WIP दिया हुआ है? नहीं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? NFC। क्या 6 आइटम गिवन है? क्या 6 आइटम गिवन है? ना।
तो जो आपका एनएफसी है वही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, तो यही आपके पास क्या बन जाएगा, COGS। स्टेप बाय स्टेप चलना है, गलती नहीं करोगे, और अपने जो कंक्लूजन्स है वो मत निकाल के बैठ जाना। बात समझे यहां पर, इसमें क्या प्लस करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल क्या दिए हुए हैं ना, नहीं दिए मेरे हिसाब से, और सेलिंग ओवरहेड्स वो भी नहीं दिए हुए, यानी बच्चों COGS आपके पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल डन। इसमें क्या प्लस करोगे, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, द कंपनी डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25 लाख फॉर द ईयर। पूरे साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। क्या पहले 6 महीने का प्रॉफिट दिया हुआ है, नहीं। अगले 3 महीने का नहीं, अगले 3 महीने का नहीं, जब पिछले क्वेश्चन के अंदर आपके पास था वैसा कुछ नहीं दिया हुआ, पूरे साल का प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है। तो पूरे साल की जो भी कॉस्ट ऑफ सेल होगी, जो भी होगी, उसमें पूरे साल का प्रॉफिट प्लस कर दिया, तो पूरे साल की मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू डिवाइड बाय पूरे साल की आउटपुट, तो मेरे पास क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये आपको कह रहा है डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस। आई बात में यहां पर, जो पिछली बार समझाया था आपको पॉइंट, यहां पर एवरेज सेलिंग प्राइस डन बच्चों। यहां पर एट विच ईच ऑफ द टॉय शुड बी सोल्ड टू अर्न द डिजायर प्रॉफिट। अब एक बार सोल्यूशन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चों कॉलम आपका टोटल क्या है, ये आप इधर बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लेना, ठीक है। 6 महीने, 3 महीने और 3 महीने, ये आपके पास आउटपुट आई थी जो हम डिस्कस की थी उस समय, मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट, ये सेमी वेरिएबल का अमाउंट हमारे पास टैली हुआ था। ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर इन बिटवीन वैल्यू गिवन नहीं है। एग्जाम में ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये एक चीज मेंशन कर देना, बेटर है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल मेंशन करो, तो उसमें आप प्रॉफिट प्लस करते हो, पर GST लिख दोगे तब भी गलत माना नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने सारा इसलिए मेंशन किया हुआ है ताकि आपको दिमाग में रहे, वैल्यूज होती तो वैल्यू आपकी डिफरेंट यहाँ पर हो जाती। प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल आउटपुट, ये आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 129.36। अब पढ़ो पॉइंट बी में क्या लिखा हुआ है, गिवन द अबव सिनेरियो। अच्छा, पॉइंट ए में कितना आया था, 109.36। एडवाइस वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर टू सेल ईच टॉय एट 130। बच्चों आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 129.36। आपको 130 पर बेचना पड़ जाए, आपके लिए फायदेमंद है, नुकसान है, फायदेमंद है। भाई मेरी फीस 16,500 है, आप देना चाहते हो 18,000 रुपये, मेरे क्या दिक्कत है भाई, पैसा फालतू मिल रहा है ना, क्या दिक्कत है, आ रही बात है यहाँ पर अगर 129 में सेल करना पड़ जाए तो फिर लॉस हो जाएगा। वो कह रहा है कि ऑफर को एक्सेप्ट करें ना करें, यहाँ पर यस, यहाँ पर नो। और देखो आप ध्यान से, बिल्कुल कितना स्पेसिफिक आंसर आपके पास आना चाहिए, वरना आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। आ रही बात है यहाँ पर, करिए नोट डाउन। दोबारा समझाओ या कर लोगे अब ये, दोबारा समझाऊं या हो जाएगा। अब तो आ रहा समझ में, सेम टाइप का क्वेश्चन। ये मैं आपको बोलता हूं कि जब एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया हो, उसको 4 से 5 बार सॉल्व करो, अपने आप बच्चों क्लियर हो जाएगा आपको। थोड़े बात यहां पर, कोई चैप्टर आपको रखता है उसको एक बार फालतू सॉल्व करो।
कहाँ पर? अरे वो हुआ था लो 50। हाँ बच्चों, पहला कॉलम होने नोट डाउन। कैलकुलेशन लॉजिक्स आ रहे समय में यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है सेमी वेरिएबल की, आपको उसको फॉलो करना है मेनली। और एनी पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है, चाहे उतना इंक्रीज हो चाहे पूरा इंक्रीज हो, अमाउंट आपका हमेशा पूरा ही इंक्रीज होकर वहाँ पर चलता है। तुम्हारा डाउट दूर हो गया आउटपुट का?
وانا بدك ये बच्चों हो गया रेखा बताओ एक बार हो गया बच्चों हाँ बच्चों 15 सेम पैटर्न पर है इसको नोट डाउन कर लीजिए वैसे ऐसा होमवर्क है मतलब कि सेम है कोई फर्क ही नहीं इसके अंदर
हो गया बच्चों? हाँ बच्चों, ऑल डन? रह गया आप में से? चले फिलहाल करते हैं, अभी आपके लिए ब्रेक है, और ब्रेक के बाद एक बार लेते हैं क्लास, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है? ब्रेक नहीं चाहिए क्या? हमने एक क्वेश्चन किया वैसे आज, एक ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किया अभी तक।